हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न ऐसे करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो यहाँ पे आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की जितनी भी यहाँ पे टॉपिक है उसे हम लोग कवर करेंगे। देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमपी लैट्स। इससे रिलेटेड आपको पता है कि कंटिन्यूस 2 इयर्स जो है क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। साथ ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और अटल पेंशन योजना है। इन तीनों योजना को बेटर तरीके से यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कि है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट्स इसे कहते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो इसके अंदर रूल्स था ना उसको रिवाइज़ किया गया और इसमें जो भी इंटरेस्ट एक्युमुलेट किया गया है एमपी लैट्स फंड में वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा फॉर टाइमली और इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइन। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोग समझ पाओगे कि यहाँ पे क्या बातें की गई है। पहले क्या था ना कि जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे आता था, एक्चुअली यहाँ पे एमपी लैट्स फंड बनाया गया है, जिसमें कि आप देखो कि जितने भी यहाँ पे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके अपने अकाउंट हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं जो भी उनको लोकल एरिया में डेवलप करना है। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो कि इनके अकाउंट में जो है ऐड किया जाता था ये सारे फंड और इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता था। ये जो प्रपोज चेंजेस है ना, ये इसका एम बस यही है कि आप देखो कि जितने भी फंड यहाँ पे एलोकेट किए जाते थे, टाइमली इसमें कोई भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट नहीं होता था या फिर ये फंड जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाते थे। तो मेनली यहाँ पे एमपी लैट्स में जो ये कमी देखी गई है उस कमी को पूरा किया जाएगा यहाँ पे, इसलिए कुछ रूल्स में यहाँ पे चेंजेस की गई है। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि एमपी लैट्स का क्या है। यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, बेसिकली उनको रिकमेंड किया गया है कि कुछ काम करना जिसमें कि नेचर में डेवलपमेंट हो, साथ ही यहाँ पे कुछ ड्यूरेबल जो कम्युनिटी एसेट है उसका क्रिएशन हो। और ये भी आप लोग देखो कि कुछ एरिया में जैसे कि नेशनल प्रायोरिटीज़ होती है कि पीने का पानी, जो भी आप देखो कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लोकल एरिया में उनको डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए उनको फंड दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे लोकल एरिया में जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे लोगों को यहाँ पे पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं या फिर जो भी महिलाएं हैं उनको एजुकेशन अगर प्रोवाइड करनी है तो प्रॉपर तरीके से वो एजुकेशन प्रोविज़न होना चाहिए। साथ ही जो बेसिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना है और रोड वगैरह बनानी है जो कि कनेक्टिविटी हो सके। आज की डेट में आप देखो कि जो यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत आप देखोगे कि गांव-गांव में पक्की सड़कें बन चुकी हैं, जो कि कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पे उदाहरण है। तो इसलिए यहाँ पे रोड्स वगैरह का भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बात किया गया। तो ये सारी यहाँ पे इस एमपी लैट्स का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सैलेंट फीचर्स क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये स्कीम, जैसे कोई भी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम्स आती है ना, तो आप सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि क्या वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कहने का मतलब है कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे 100% फ़ंड दिए गए हैं, इसमें स्टेट का कोई भी हाथ नहीं है, फ़ंड यहाँ पे नहीं दिया जाता है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं, इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, बट यहाँ पे जो फंड का है वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और इसको लॉन्च किया गया था 1993 में। इट मीन्स आप देख सकते हो कि ये बहुत पुरानी स्कीम है, लेकिन आज के भी डेट में आप देखो कि 2020 में इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो इट मीन्स कि ये अभी भी न्यूज़ में है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस एमपी लैट्स के तहत कि जो भी यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है या फिर फंड का रिलीज़ करना है या फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जिससे कि बेटर तरीके से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो सके। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करनी है और जितने भी काम है उसको सुपरवाइज करना है इस स्कीम के तहत, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और एटलीस्ट 10% जो काम यहाँ पे किया जा रहा है ना, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है हर एक साल। यही एक स्टेटमेंट बना था यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स में कि यहाँ पे हर एक साल एटलीस्ट 10% काम जो है वो यहाँ पे किया जाना चाहिए और इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए कि हाँ जितना भी काम हुआ है उसका 10% काम जो है एक बार देख ले। फंड यहाँ पे रिलीज़ किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, यानी कि यहाँ पे मदद करने के लिए ग्रांट दिया गया है। यानी कि आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया जाता है। ग्रांट और लोन में क्या डिफरेंस है? देखिए, ग्रांट कहने का मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रही है
तो एक पॉइंट ऑफ टाइम या फिर यहाँ पे स्टेट को ये बर्डन नहीं होगा कि हाँ उनके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा रिटर्न करना है, नो नॉट एट ऑल। जैसे कि हम लोग लोन्स में देखते हैं कि लोन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट को वो लोन रिटर्न करना है। लेकिन यहाँ पे ग्रांट रिटर्न नहीं किया जाता है, ग्रांट इन एड ही से कहते हैं, क्योंकि मदद के रूप में यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं और डायरेक्टली यहाँ पे आप देखो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को दिया जाता है। साथ ही ये जो फंड है ना एमपी लैड के तहत, ये नॉन लैप्सेबल है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैप्सेबल कहने का मतलब है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन है कि ये एमपी लैड्स का मान लीजिए कि 5 ईयर्स का ये आपका यहाँ पे ड्यूरेशन है कि ये पूरे पैसे को खर्च कर लेना है, अदरवाइज़ ये पैसे खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि 1 करोड़ जो है यहाँ पे आपका 5 साल के ड्यूरेशन के लिए दिया गया, अगर ये 5 साल में 1 करोड़ खर्च नहीं होता है एमपीज़ के द्वारा, तो ये जो फंड जितने भी बचे रहेंगे ना वो कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। फाइन। यहाँ पे एमपीज़ आप देखो कि यहाँ पे 5 करोड़ ईच ईयर इनको मिलता है, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2.5 करोड़ जो है इस तरीके से आपका हर एक साल मिलता है। एवरी ईयर आप देखो कि एमपी जो है ये रिकमेंड करेंगे एटलीस्ट 15%, यानी कि 15% उनको एमपी लैड्स फंड का पूरा यहाँ पे मिलना चाहिए उस एरिया का जहाँ पे एससी पॉपुलेशन है, और 7.5% जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एमपी है जो कि वो एसटी वाले एरिया से कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं कि उनको 7.5% जो है इतना फंड उनको चाहिए। अगर हम लोग कैलेमिटी ऑफ सेवियर नेचर की बात करें कि किसी कंट्री में आप समझो कि एकदम से बहुत ही बुरी स्थिति है वहाँ पे, तो एमपी जो है ना मैक्सिमम आप देखो कि 1 करोड़ तक जो है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा डेवलप करना है, तो उस हिसाब से भी क्या होता है कि यहाँ पे एमपीज़ के पास प्रोविज़न होता है कि वो यहाँ पे और भी डिमांड कर सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ के बेस्ट में अगर हम लोग देखें जो लोकल पीपल से रिसीव होता है, तो ये है कि 1 MP 1 आइडिया कंपटीशन, यानी कि एक एमपी का, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये कहा गया कि आप एक आइडिया जो है लेकर आओ। साथ ही रिकमेंडेशन अगर हम लोग देखें तो ये दिया गया है कि मेंबर्स जो लोकसभा के हैं वो यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही काम करेंगे। साथ ही इलेक्टेड मेंबर जो राज्यसभा के हैं उनको भी रिकमेंड किया गया है कि आप एक से ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हो स्टेट का, और वहाँ पे आप काम कर सकते हो, यानी कि वैसे डिस्ट्रिक्ट ही लेना है जहाँ से आप चूज़ होकर आए हो, ठीक है, जो कि आप जहाँ से आप इलेक्ट होकर आए हो, तो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हो। साथ ही इलेक्टेड एमपी जो है वो यहाँ पे एमपी लैड्स फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि अगर वो उस स्टेट से बाहर है, तो यानी कि जिस स्टेट के है वहाँ से नहीं, अगर बाहर से है वो यहाँ पे कर सकते हैं, इट मीन्स कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर का क्या, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो कोई एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वो अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट कर ले एक स्टेट से, ताकि कि वो अपने हिसाब से अगर कोई काम करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए कि उस एरिया में अगर पानी की कमी है तो पानी यहाँ पे ड्रिंकिंग एंड सेफ वाटर जो है पहुँचाना चाहते हैं, या फिर सैनिटेशन का काम करना चाहते हैं, या फिर पब्लिक हेल्थ यहाँ पर बेटर करना चाहते हैं, तो कोई भी काम अगर वो करना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वो चूज़ कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए है, यानी कि एमपी आपके इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, दोनों को यहाँ पे काम पे लगा दिया गया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखो कि जब यूपीएससी में कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियस है कि वो रिपीटेड फॉर्म में चलता है स्टेट पीसीएस में, और ये कई बार से आप देख रहे हो कि एमपी लैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ रूल्स चेंज किए गए, तो इसलिए इसके साइलेंट फीचर से फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमपी लैट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम, जो कि है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम है इसको 5 ईयर्स के लिए, इट मीन्स कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसमें 13K करोड़ तक का यहाँ पे आपका आउटले रखा गया है। अब देख लेते हैं, जैसे कि आपको नाम ही पता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बेरोजगारी कम करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है कहाँ, तो ग्रामीण एरिया में और अर्बन एरिया में, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेट यहाँ पे आपका क्रिएट करना है, तो क्या होगा कि न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स लेकर आना है। इट मीन्स कि आप देखो आज की डेट में क्या है ना कि जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। कुछ ऐसा करना है कि आपके खुद के अगर कुछ दिमाग है, खुद का दिमाग इन द सेंस कि खुद का कुछ आइडिया है, कुछ आप इनोवेटिव चीज़ें करनी चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आप देखो कि वाइडली डिस्पर्स जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस है उनको एक साथ लाना है, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो या अर्बन एरिया के अनएम्प्लॉयड यूथ हो। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूस और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, वो भी लार्ज सेगमेंट ऑफ ट्रेडिशनल और प्रोस्पेक्टिव आर्टिशंस का। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, यानी कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो भी यहाँ पे बेरोजगार यूथ है, तो वो यहाँ पे सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट में काम कर सकते हैं। साथ ही आप देखो कि वेज अर्निंग जो कैपेसिटी है, जितने भी वर्कर्स है, आर्टिशंस है, उनकी जो आप देखो कि जो उनको सैलरी मिलती है तो उनका वेज जो है वो इंक्रीज़ करानी है।
तो ये सारे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। ये स्कीम आप देखो 2008 से चल रहा है और 2 स्कीम है यहाँ पे, एक तो है प्रधानमंत्री आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है और साथ ही रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों को स्कीम को यहाँ पे मर्ज करके ये स्कीम लाया गया है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अगेन एम्प्लॉयमेंट के तहत आप देखो कि 100% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम भी है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। ओनली 1% फ्रॉम फैमिली है जो कि एलिजिबल है फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे लेने के लिए, यानी कि इस स्कीम में आप देखो कि अगर कोई पैसे के रूप में किसी को मदद चाहिए तो एक फैमिली में सिर्फ एक मेंबर को ही मिलेगा, और फैमिली में आप देखो कि सेल्फ और स्पाउस दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। असिस्टेंस जो इस स्कीम के मिलेगा वो सिर्फ यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के लिए। इट मीन्स कि आप लोग जो है पुराने प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हो, पैसे की कमी हो जाती है बीच में, तो वैसे पैसे की कमी वाले प्रोजेक्ट में सरकार यहाँ पे मदद नहीं करेगी। लेकिन आप खुद का कुछ न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, कुछ न्यू आइडिया है जिसको कि आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जैसा जो है आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए सरकार यहाँ पे पैसे दे सकती है। अब इस तरीके की स्कीम का क्या फ़ायदा है, आप देखो इसके तहत क्या है कि बेनिफिशरीज जो है उनको लोन दिया जा रहा है अप टू 50 लाख, जिससे कि वो अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप कर सके। 20 लाख दिया जा रहा है जिससे कि वो न्यू सर्विस यूनिट्स जो है वो सेटअप कर सके। सेकेंड है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का भी यहाँ पे फॉर्मूला है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखो 25% जनरल कैटेगरी के लिए, 35% स्पेशल कैटेगरी के लिए, जिसमें कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़, वेमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्स ये सब आते हैं। अर्बन एरिया में देखें तो 15% यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है और 25% स्पेशल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखें तो यहाँ पे ये रूरल एरियाज़ में और एरिया जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर है तो उनको यहाँ पे अर्बन एरिया रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। रिसेंट मॉडिफिकेशन किया गया है, ये कुछ न्यू यहाँ पे ऐड किया गया है पंचायती राज के लिए और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। क्राइटेरिया देखिए कि टारगेट्स वगैरह को कितना फिक्स करना है, तो बैकवर्डनेस को आप देखो कि एक्सटेंड किया जा रहा है जो स्टेट का है, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी है तो इसको यहाँ पे देखना है। साथ ही मिनिमम टारगेट है कि 75 प्रोजेक्ट जो है पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होना चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक फंडा लेकर चलते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ करना, सबका विकास सबका साथ, तो इस तरीके से अब यहाँ पे लेकर चलना है। नोडल और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अगर आप देखो तो नेशनल लेवल पे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है। तो देखिए इस तरीके का क्या है कि एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो स्कीम है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन होंगे। तो जो भी आपको यूनिक लगता है ना कि कोई स्कीम है उसमें ये मिनिस्ट्री सूट नहीं कर रहा है, यूनिक है, तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, फाइन। और यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट सब्सिडी जो है वो भी यहाँ पे जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से इनके द्वारा ही यहाँ पे रूट किया जाएगा, और जितने भी आइडेंटिफाइड बैंक्स होंगे ना उसके हिसाब से। स्टेट लेवल पे देखिए तो स्टेट ऑफिस जो यहाँ पे है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का, तो स्टेट खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेंटर है जो कि एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ है, और ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कैसे कैसे, तो देखिए 30%, 40%। इट मीन्स कि स्टेट में आप देखो कि स्टेट खादी और जो यहाँ पे विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है वो यहाँ पे 30% है, स्टेट ऑफिस ऑफ जो यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है वो 30% है, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो है वो 40% है। तो इस हिसाब से ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फाइन। परफॉर्मेंस अगर अब तक हम लोग देखें तो आप देखो कि 7.8 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है अभी तक इनको सब्सिडी मिल चुका है 19,000 करोड़ तक का, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 64 लाख पीपल्स तक को यहाँ पे अब तक मिला है 2008 से। साथ ही 80% जो यूनिट असिस्ट किए गए हैं इस स्कीम के तहत वो भी रूरल एरिया में, और 50% जो है वो यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं इस स्कीम के तहत। तो एक आप देख सकते हो कि एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए कि कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे जो है सब्सिडी मिलेगा और कैसे कैसे लोग जो है इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल जिनका एज यहाँ पे 18 ईयर्स से अबव है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है तो 8 स्टैंडर्ड आप पास होने चाहिए, यानी कि 8वीं पास यहाँ पे खोजा जा रहा है। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप और चैरिटेबल ट्रस्ट भी अगर ऐसे है तो वो भी इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं, इसके तहत वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 के तहत 1860 के तहत अगर रजिस्टर्ड है तो उनको भी यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो भी फैसिलिटी है वो यहाँ पे मिलेगा। साथ ही प्रोडक्शन बेस्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, आपको ये बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहाँ मेंशन्ड है, DPSP में कहाँ मेंशन्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत इसको मेंशन किया गया है, क्या ये हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके तहत है कि नहीं। साथ ही आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को देना है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके, थर्ड स्कीम में आते हैं जो कि यहाँ पे हम लोग तीनों को कंपेयर करके देखेंगे। बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि ये जीवन ज्योति में क्या है, सुरक्षा बीमा में क्या है और अटल पेंशन में क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा।
ऑब्जेक्टिव देखें तो जीवन ज्योति में क्या है कि सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि आप देखो इंश्योरेंस है तो यहाँ पे 100% फंड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अगर हम लोग यहाँ पे सुरक्षा बीमा अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड पहले मैं यहाँ पे जीवन ज्योति का बात बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 1 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो कि आपका ये ईयर टू ईयर रिन्यूएबल होते रहेगा। ऑफरिंग कवरेज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाता है तो उसको भी कवर किया जाएगा, और अगर किसी भी तरीके से आप देखो कि डेथ यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो डेथ नहीं होकर कुछ डिसेबिलिटीज़ हो जाते तो उनको भी कवर किया जाएगा। यहाँ पे ऑफर किसके द्वारा किया जा रहा है तो ये LIC है, ठीक है, LIC के द्वारा जीवन ज्योति योजना दिया जा रहा है। अब यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना देखें तो इसका एम है कि यहाँ पे पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं करना है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में, बट यहाँ पे आप देखो कि कवर करना हाईली एफोर्डेबल प्रीमियम है, यानी कि यहाँ पे बस आपको 1 साल में 12 रुपीज़ देना है। और ये पब्लिक सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है PSGIC, इसके द्वारा यहाँ पे आपका लाया गया है। तो वैसे पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करना है जो कि और कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कवर नहीं है, जैसे कि अगर मान लीजिए जो जीवन ज्योति में है उनको सुरक्षा बीमा योजना नहीं मिलेगा। वहीं अटल पेंशन योजना की बात करूँ तो अटल पेंशन योजना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और सब्सक्राइबर्स का क्या है कि वो फिक्स्ड मिनिमम पेंशन मिलेगा, जब 60 साल हो जाएगा तो उसके बाद जो है उनका जिस हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन करेंगे ना उस हिसाब से उनको 60 साल के बाद पैसा मिलेगा। ये आप देखो कि स्वावलंबन स्कीम था उसको ये रिप्लेस करके अटल पेंशन योजना लाया गया। यहाँ पे जो पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत जो है ये आपको पेंशन मिलेगी। फाइन, अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं जीवन ज्योति योजना के तहत। तो ये आप देखो कि जीवन ज्योति योजना के तहत सारे सिटीजन्स हैं, साथ ही हमारे देश के जो तो यहाँ पे NRI भी है जो हमारे देश के लोग हैं बट बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो एज आप देख लो कि कब से कब तक है, तो 18 to 50 ईयर्स है। सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूएबल है, यानी कि बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 55 ईयर्स तक एज तक यहाँ पे आपको मिलेगा। और जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है और जिनका कंसेंट है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑटो डेबिट हो जाएगा उनके अकाउंट से हर एक साल। साथ ही अगर हम लोग सुरक्षा बीमा में देखें तो यहाँ पे भी सिटीजन है, साथ ही NRI भी है, लेकिन एज आप देख सकते हो कि 70 ईयर्स तक रखा गया है। और जिनके पास बैंक अकाउंट है, इंडिविजुअल जो है वो रीजॉइन भी कर सकते हैं, और एनुअल जो है उनको प्रीमियम देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे जिस हिसाब से उनको जो है यहाँ पे कुछ क्या 12 रुपया ही देना पड़ता है, तो इसलिए फिर उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये सारे इंडियंस के लिए है जो कि 80 to 40 ईयर्स तक है। साथ ही कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर जो कि यहाँ पे मेंबर नहीं है किसी भी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के, तो वो इस स्कीम का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स जितने भी गवर्नमेंट के थे स्वावलंबन योजना के, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनको यहाँ पे अटल पेंशन योजना में माइग्रेट कर दिया गया है। साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। देखिए जीवन ज्योति में क्या है कि 2 लाख तक का लाइफ कवरेज दिया गया है। डेथ अगर हो जाता है किसी भी रीज़न से, ये नहीं है कि हाँ एक्सीडेंट के ही थ्रू हुआ, किसी भी रीज़न से अगर डेथ हो जाता है तो 2 लाख मिलेगा। प्रीमियम इसमें कितना देना पड़ता है तो पर ईयर यहाँ पे 330 रुपीज़ देनी होती है। रिस्क कवर अगर देखें तो ओनली फर्स्ट 45 डेज़ जो इनरोलमेंट है उसी को रिस्क कवर यहाँ पे दिया जाता है। सुरक्षा बीमा योजना में भी 2 लाख है एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख, और अगर यहाँ पे परमानेंट फुल डिसेबिलिटी भी हो जाता है तो यहाँ पे आपका 2 लाख। 1 लाख रखा गया है कि अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है वो भी परमानेंट वाली तो 1 लाख मिलेगा। और प्रीमियम बहुत ही मिनिमम है, 12 रुपये आपको पर मंथ देना है, पर यहाँ पे एनम है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स आप देखो तो यहाँ पे क्या है अटल पेंशन योजना का कि जो भी सब्सक्राइबर होंगे ना 18 से 40 साल के बीच में जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो उनको गारंटेड है कि मिनिमम मंथली पेंशन तो 1000 से 5000 मिलेगा ही, और ये डिपेंड करता है कि वो भी 60 साल के बाद मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया। और जो सब्सक्राइबर के स्पॉज है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस जो है वो अगर मान लीजिए कि जो सब्सक्राइबर है अगर उनकी किसी भी रीज़न के कारण जो है 60 ईयर्स से पहले अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनके स्पॉज जो है वो अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो उनको भी आफ्टर 60 ईयर्स जो है उनको पेंशन मिलता रहेगा। रिटर्न जो इंडिकेटिव पेंशन वेल्थ का है तो वो नॉमिनी का होगा। साथ ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो अटल पेंशन योजना में है वो एलिजिबल है कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा NPS के तहत। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो को कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 50% टोटल कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे 1000 पर एनम है, जो भी लोअर होगा, यानी कि 5 साल में आप देखो 50% टोटल कंट्रीब्यूशन का मिलेगा या 1000 पर एनम। मिनिमम पीरियड अगर कंट्रीब्यूशन का देखें किसी भी सब्सक्राइबर के थ्रू तो ये 20 साल का है, ठीक है। 20 साल आप कंट्रीब्यूशन कीजिए तभी 60 साल के बाद जो है यहाँ पे आपको मिल सकता है पैसा। अचीवमेंट अगर हम लोग देखें तो जीवन ज्योति का क्या है, अब तक आप देखो कि इनरोलमेंट जो है वो 12 करोड़ हो चुका है, और 11,000 करोड़ तक का अभी तक जो है आप देखो कि 5,76,000 क्लेम्स किए गए हैं, उनको यहाँ पे दिया गया है। साथ ही सुरक्षा बीमा का देखें तो 28 करोड़ तक का इनरोलमेंट हुआ है और 1930 करोड़ रुपीज़ जो है ये पे किया गया है।
साथ ही अटल पेंशन योजना में देखें तो 4 करोड़ इंडिविजुअल जो है ये अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब हुए हैं। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यू और करंट स्कीम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्कीम न्यूज़ में रहते हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो उसके लिए लाइक कर सकते हैं। हमारे साथ डेली बेसिस पे जो है विज़न आईएएस की लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।